चलो इस वीडियो में अम्ल, सार्क एवं लवण के बारे में देखने वाले हैं। मैंने पूरे अध्याय को ऐसे रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हो ना तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमश अम्ल सार्क के कारण होता है। अम्ल होते हैं खट्टे पदार्थ और सार्क होते हैं कड़वे पदार्थ। ठीक है, उन्हें अम्ल सार्क बोला जाता है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं सार्क एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल सार्क को खत्म कर देता है, सार्क अम्ल को खत्म कर देता है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो एक क्वेश्चन ये सरकारी नौकरियों में पूछा जाता है। आप जब 10 पास करके 12 पास करके गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देते हो तो इसमें यह पूछा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। एक ऐसा पेज होता है छोटे छोटे, उसमें एक काफ़ी बुक सी होती है, तो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता, लाल कर देता जब उसमें डबोते हैं अम्ल में। और आगे बोलता है जब सार्कों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। जब लाल लिटमस पत्थर होता है उसको अगर सार्क में डबोलते तो उसको नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी ऐसा ही प्राकृतिक सूचक है, ऐसा इसमें बोला गया है। आपने कभी ध्यान दिया है कि सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब सार्कीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। भूरा लाल मतलब पीला पीला लाल लाल सा मिक्स, उसको भूरा लाल बोलते हैं इसे। अम्ल एवं सार्क की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथालीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये लैब लूप में टेस्ट करके बनाए जाते हैं। अम्ल एवं सार्क कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कौन से पौधे से, तो थैलोफाइटा। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही सार्कीय। लिटमस न तो विलियन होता है न ही सार्कीय होता है। अगले पेज को हम देखते हैं। यहाँ पर अम्लों के रासायनिक नाम दे रखे हैं, इसे आप याद कर लेना। अगर याद नहीं हो तो इसे रट लेना, जब मैन होंगे। जब यहाँ पर लाल निशान लगा रखा है। आगे देखते हैं। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या सार्क। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय सार्कीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक में हम कैसे पता करेंगे, इसके बारे में लिख रखा है। बारीक कटी हुई प्याज, स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज को प्लास्टिक में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए और पूरी रात तक फ्रीज में रहने दीजिए। अम्ल एवं सार्क की जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें एक टुकड़े पर तनु HCl विलय की बूंदें डालिए, दूसरे पर तनु NaOH विलय की बूंदें डालिए, जो कि ये सार्क है और ये अम्ल है। तो उससे हमें पता चल सकता है। आगे चलते हम। अम्ल एवं सार्क धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक प्रणाली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है इसके नीचे दे रखा है ये, जैसे इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े यहाँ पर डाल दिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर इसमें है ये अम्ल, और यहाँ से अभिक्रिया करता है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर इसमें साबुन के घोल डाल रखा है और इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे मोमबत्ती इसके पास ले जाते हैं बुलबुलों के सामने, तो ये फटने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है इसमें जो एक ज्वलनशील होती है, ये जलती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े डालते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो 10वीं एग्जाम में आ सकता है। अगले पेज पर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आप साथ साथ में इसे पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ। और आगे देखते हैं अगले पेज पे। जैसे देखिए यहाँ पर
उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, अम्ल क्षारक का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, क्षारक अम्ल का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्षारक और अम्ल को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है, लवण और जल मिलते हैं हमें। ठीक है, और वो उदासीन हो जाते हैं, मतलब न तो अम्ल रहते हैं न ही क्षारक रहते हैं अगर दोनों एक से हों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस पीछे वाले हमें पढ़ लिया था, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर जैसे बल्ब जलाने वाली विधि दे रखी है कि बल्ब कैसे जलता है। जैसे पानी है, पानी में हम बल्ब को जलाते हैं तो सिंपल ऐसे नहीं जलता। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। जैसे अम्ल इसमें डालते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, दो तार अलग अलग रखने पर। अगर अम्ल नहीं डालते तो नहीं जलता। परंतु यह देखा गया कि एक ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलय, तो ग्लूकोज और एल्कोहल या इसमें कुछ भी डालते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयरनों द्वारा होता है। जैसे अम्लों में H+ होता है। आगे चलते हैं हम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो सभी बुक हो जाएगी। अगर जिसने बहुत ज़्यादा जैसे नंबर लेना तो उसे तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी से, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं, कड़वे, तो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। चलो आगे देखते हैं। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर अम्ल और क्षारक होता है तो वह बहुत ही खतरनाक होते हैं। वह हमारे हाथ पे अगर गिर जाता किसी वस्तु पे तो उसको जला सकता है, तो इसको ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। अम्ल एवं क्षारक बिना जल के मिला हुआ। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रेट अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र जल में जल मिलाते पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह होते हैं। जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयरन H3OH के प्रति इकाई आयरन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण अम्ल या क्षारक तनुकृत कहते हैं। जैसे हमें कैसे यूज करना चाहिए, अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऐसे है। जैसे जल ले लेंगे हम, जल में एक बूंद हम अम्ल या क्षारक की डालेंगे और उसको हिलाएंगे अच्छे से। हिलाने के बाद दूसरी बूंद डाल के देखेंगे और उसको हिलाएंगे, तब ये पात्र जो ये हमारा जो है गर्म होने लग जाता है। अगर ऐसे नहीं करना हमें, जैसे जल अम्ल या क्षारक में सीधा डाल दे तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अम्ल का जलीय विलय विद्युत का चालन करता है, जो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है, इसे रट लेना। अम्ल का जलीय विलय विद्युत देता है, H+ आयन होता है अम्ल में। अम्ल को तनुकरण करते समय सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो यहाँ पर बता रखा है, जैसे अम्ल को हम जल में डालेंगे एक एक बूंद तो वो सही विधि है। अगर हम जल को अम्लों में डालेंगे तो ये गलत विधि हो जाएगी। और आगे देखते हैं, अम्ल क्षारक के विलय कितने प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब कितने शक्तिशाली। ठीक है, दुर्बल मतलब कमजोर। तो एक एक शब्द को आप सीखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे अम्ल और क्षारक ये बहुत ही काफ़ी प्रबल भी होते हैं और दुर्बल भी होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 27 पे आगे, किसी विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयरन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक
पुषांश जो एक जर्मनी शब्द है का अर्थ शक्ति होता है। ये कभी नहीं पूछा जाता ज़्यादा, ये तो कोई बेसिक फैक्ट के लिए है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाइड्रोनियम आयरन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, किसी भी उदासीन विलय में पीएच का मान 7 होता है। अगर उसका मान 7 है पीएच तो वह उदासीन होते हैं। अगर 7 से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो सारे होने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से पता चलता है अम्ल क्या है और सार क्या है। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 शुद्ध जल 7 होता है शुद्ध जल का। और रक्त का पीएच क्या होता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो 7.4 होता है। इसमें 7.2 7.1 ऑप्शन ऐसे करके देते हैं। तो यहाँ पर हम 7 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो सार्क होने लग जाते हैं। यहाँ पर जैसे कम सार्क, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा। अगर इस तरफ हम जाते हैं 7 से नीचे तो सभी क्या होने लग जाते हैं, अम्ल। जैसे ये अम्ल है, ये इससे ज़्यादा अम्ल, ये इससे ज़्यादा अम्ल, ये इससे ज़्यादा अम्ल। अगर हम जितने नीचे हम जाएंगे, जैसे 2 से नीचे वाला बहुत ही कम अम्ल, उससे ज़्यादा अम्ल है, 0 वाला उससे ज़्यादा अम्ल है। तो ये 8 से ज़्यादा 10 9 10 ऐसे करके ये सार्क, इस तरफ सार्क ज़्यादा होते चले जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान लगा के इसे समझ लेना। तो आगे देखते हैं हम। H+ आयन OH आयन अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है। ये बार बार आपको इसमें दे रखा है। तो सार्क की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन, इसमें क्या है, सार्क में OH आयन होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है। तो 5.6 से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है, जैसे 5.6 पर वैसे हो जाता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा हो जाती है वो। इसका पीएच मान याद रख लेना, 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। जिसमें जैसे अगर वो नदियों में चला जाता पानी तो उसके काफ़ी जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। बगीचे का तापमान दे रखा है, ये क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। जैसे अब बगीचे का अलग अलग जगह पर हम जैसे मिट्टी उठाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ पर सही है, कितने अम्ल में वह उग सकता है। पेट में पाचन, पेट होता है जो हमारा, तो उसमें पाचन का क्या होता है, अपचय। जब हमें अपचय की प्रॉब्लम होती है, जैसे खाना नहीं पचता, उधर अत्यधिक अम्ल के जैसे अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें दर्द जलन का अनुभव होता है। तो पेट दर्द अम्ल के कारण होता है इसमें। ठीक है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का शर्य, मतलब दांत क्या है, खराब होने लग जाते हैं। 5.5 से कम हो जाता है तो मुंह में अम्ल हो जाता है। तो जैसे दांतों का इनेमल है वहाँ पर वो खराब होने लग जाते हैं, जैसे कईयों के दांत बहुत से खराब हो जाते हैं, तो उसी कारण होता है। मधुमक्खी का डंक के बारे में दे रखे है। क्या कभी आपको मधुमक्खी का डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल सार्क का उपयोग किया जा सकता है। दुर्बल सार्क जैसे दुर्बल है, कमजोर सार्क। डंक वाला पौधा, इसमें छोटे छोटे इसमें जैसे ये होते हैं तो वहाँ पर लग जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सीधे क्वेश्चन हमें याद रखने चाहिए। जैसे खट्टा दूध, दही होता है, लैक्टिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है, तो सीधा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक है, मेथाइल अम्ल होता है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल, ये दोनों एक से। तो आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ लेता है, इसमें देखो जैसे ए और बी दो चीज़ है, पीएच का 6 का मान, विलियम में बी के पीएच का मान 8 है। तो 8 होगा तो वो क्या है, सार्क है, क्षारीय हो जाता है। और 6 है तो अम्लीय हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 तो उदासीन है और इससे ज़्यादा क्षारीय है और यहाँ पर अम्लीय है। तो आगे हम चलते हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम लवण के ये दे रखे इसमें। आप याद कर सकते हो, याद कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। इसमें हम देखते हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल सार के लवण के पीएच का मान 7 होता है। मानिए वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाते हैं। जैसे दोनों बराबर के टकराते हैं, प्रबल कठोर ये भी और ये भी, तो उदासीन हो जाते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल सार के पीएच, जैसे या प्रबल दे रखे है, अम्ल खट्टा ज़्यादा है और दुर्बल सार कमजोर ज़्यादा है तो अम्लीय हो जाएगा। और प्रबल क्या दे रखे है में, सार्क दे रखे है, दुर्बल अम्ल दे रखे है तो कड़वा पदार्थ बनेगा। इस प्रकार से। चलो आगे से देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड उत्पन्न करता है।
इस प्रक्रिया को क्लोर सार कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित क्लोर सोडियम हाइड्रोक्साइड सार्क होते हैं, क्लोर साल कहते हैं उसे। जो क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा समझ में आता ना कभी भी ज़िंदगी में, उसको रट लेना, नहीं तो आप समझ के करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो और कभी नहीं भूलते। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र तरह से पकाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग खाना में अगर जल्दी से पकाना हो तो उसका प्रयोग कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच व साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जलीय की स्थान कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये ज़्यादा मेरे को ठीक नहीं लगा, वैसे लगा दिया मैंने, क्योंकि 10वीं में हमें क्या होता है, नंबर लेने पड़ते पास होने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन हमेशा हर बार आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इससे आप रट लेना अगर समझ में ना है तो। इस पदार्थ का प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, जैसे प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक है, जब मैं 10वीं था तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर या पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम चलते हैं। बस हमारा अध्याय खत्म हो जाएगा चैप्टर। विलयन में H+AQ आयरन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH-AQ आयरन के निर्माण के पदार्थ की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। जब कोई अम्लीय किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये तो पहले बता दिया। साथ में लवण का भी निर्माण होता है उसके साथ में। जब क्षारकीय किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसे लवण आयन एवं धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जैसे जल में अम्ल डालते हैं, क्षार डालते हैं तो क्या होता है, इसमें विद्युत चालन होता है, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयरन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच pH 0 स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलीन हाइड्रोजन की आयरन की सांद्रता माप होता है। एक उदासीन विलयन में pH मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम, क्षारीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। सांद्र अम्ल क्षार को जल के साथ मिश्रण करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम अम्ल को डालते हैं सीधा जल में ऐसे, तो वह काफ़ी ऊष्मा बना देता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखे हैं, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो जैसे अम्ल 7 से नीचे होते हैं पदार्थ तो वो अम्ल होते हैं, तो नीले को लाल कर देते हैं, 7 से ज़्यादा होने वाले को लाल को नीला कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है। इसमें ताजे दूध का pH मान क्या होता है, 6 होता है, यानी वो अम्ल में आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम धातु एवं धातु पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए